हेलो डियर लर्नर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और जैसा कि हम अपनी ये सीरीज़ मैंने चला रखी है लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं फिज़िकल ज्योग्राफी। और हमने अपने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था वाटर इन द एटमॉस्फेयर चैप्टर के बारे में, जिसमें हमने मेनली बात की थी जो ह्यूमिडिटी है वो क्या होती है, उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। उसके बाद में हमने इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन के ऊपर बात की थी। और उसके बाद में हम लोग पढ़ रहे थे कि जो कंडेंसेशन है उसके अलग अलग टाइप्स कौन से होते हैं। ठीक है, कंडेंसेशन के टाइप्स हम पढ़ रहे थे। हिंदी में अगर हम बात करें तो वायुमंडल में जल वाला ये चैप्टर था, जिसमें हमने वाष्पीकरण और संघनन के बारे में पढ़ा था। और संघनन जो होता है यानी कंडेंसेशन जो होता है, उसमें उसके अलग अलग फॉर्म्स कौन से होते हैं वो हम लोग पढ़ रहे थे। तो इस वाले टॉपिक पे हम लोग आज बात करेंगे। और अपने लास्ट लेक्चर में मैंने इसके फॉर्म्स के बारे में, इसके जो अलग अलग टाइप्स होते हैं उनके बारे में बताया था कि जो कंडेंसेशन होती है उसके अलग अलग जो फॉर्म्स है वो कौन कौन से होते हैं। तो उसमें हमने देखा था एक तो ड्यू होता है, एक फ्रॉस्ट होता है, एक फॉग होता है और एक क्लाउड्स होता है। ठीक है, ये इसके कुछ फॉर्म्स थे जिनको हमने पढ़ना शुरू किया था। और मैंने आपको ड्यू के बारे में थोड़ा बहुत, जहाँ तक मुझे पता है कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था। तो एक बार फिर से वहाँ से ही हम शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो देखिए, ड्यू के बारे में हम बात करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ अपने नोट से बता देती हूँ कि जब हमने फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे बताया था कि जो इसके अलग अलग जो रूप होते हैं, कंडेंसेशन के फॉर्म्स होते हैं, वो हम दो तरीके से पढ़ते हैं, दो कैटेगरीज में पढ़ते हैं। एक तो जो ग्राउंड सरफेस के पास में होता है ना, यानी अर्थ के सरफेस के पास में जो बनते हैं, और एक होता है जो ग्राउंड सरफेस से ऊंचाई पे, हायर ऑल्टीट्यूड्स पे बनता है। तो हम लोग बात कर रहे थे ग्राउंड सरफेस के पास कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, जिसमें पहला फॉर्म हमने देखा था ड्यू, इसको हिंदी में ओस बोला जाता है। ड्यू के बनने के लिए कुछ कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है। कौन कौन सी कंडीशंस होती है, ये बेसिकली होता है जब मॉइस्चर का जो डिपोजिशन होता है, यानी जो नमी होती है वो एक ठंडे सरफेस के ऊपर जमा हो जाती है। तो ऐसे ठंडे सरफेस पे जमने वाली जो मॉइस्चर होती है उसी को हम क्या कह देते हैं, ड्यू कह देते हैं। ठीक है, ओस कह देते हैं, ओस की जो बूंदें होती है। इसके बनने के लिए कुछ कंडीशंस ज़रूरी होती है, जैसे कि हायर रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, यानी जो आर्द्रता होती है, नमी होती है, सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वो ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में हमने लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा भी था कि ये रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जितना ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी ड्यू के फॉर्मेशन में, उतनी ही ज़्यादा हेल्प हमें मिलेगी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होनी चाहिए। उसके अलावा काम एयर होनी चाहिए, यानी उसकी जो गति है, उसका जो मूवमेंट है विंड का, वो ना के बराबर होना चाहिए, बहुत ही शांत होना चाहिए। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मूविंग एयर होगी, उसमें मोशन ज़्यादा होगा, तो ये जो मॉइस्चर का जो डिपोजिशन हो रहा है एक कूलर सरफेस के ऊपर, ठंडे सरफेस पे, वो नहीं हो पाएगा, वो जो पूरा अरेंजमेंट है वो बिगड़ जाएगा। इसलिए काम एयर होनी चाहिए, या फिर लो विंड वेलोसिटी होनी चाहिए। ठीक है, यानी विंड की स्पीड कम होनी चाहिए। थर्ड है सुटेबल रेडिएटिंग सरफेस होना चाहिए, एक ऐसा सरफेस, एक ऐसा धरातल जो अपने अंदर से हीट को रिलीज कर रहा हो। और जैसे अपन ने पढ़ा था कि अर्थ अपने अंदर से हीट को रिलीज करती है, जो वेव्स वो निकालती है। चलिए आप ही मुझे जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में कि अर्थ से निकलने वाली जो रेडिएशन होती है वो कौन सी होती है, लॉन्ग वेव होती है या शॉर्ट वेव होती है। और उसका एक दूसरा नाम भी हम लोगों ने पढ़ा था, वो भी अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए। तो ऐसा अर्थ का एक ऐसा सरफेस जो अपने अंदर से हीट को रिलीज कर रहा है, यानी रेडिएट कर रहा है। और ऐसा क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब वो अपने अंदर से हीट को रिलीज करेगा तभी तो वो नेचर में या नेचर वाइज वो ठंडा होगा। तो जब वो ठंडी होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, एक कूलर सरफेस बन जाएगा जिसके ऊपर मॉइस्चर डिपोजिशन होगा, तो फिर ड्यू बनती जाएगी। तो और ऐसा हमें कब देखने को मिलता है, जो विंटर की नाइट्स होती है उसमें देखने को मिलता है, क्योंकि उस वक्त सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, ठंड ज़्यादा होती है। तो मेनली आपको ये जो कूलर सरफेस है ये मेनली आपको विंटर्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा क्लियर स्काई होना चाहिए, क्लाउड नहीं होनी चाहिए, क्लाउडलेस होना चाहिए। क्यों क्लाउडलेस होना चाहिए, क्योंकि अगर रास्ते में बादल आ जाएंगे, क्योंकि सपोज कीजिए अर्थ अपने अंदर से रेडिएशन रिलीज कर रही है और रास्ते में वो बादलों की वजह से बीच में एक रुकावट आ गई है, तो वो जो क्लाउड्स क्या करेंगे, वो जो आउटगोइंग वेव्स होगी उन आउटगोइंग वेव्स को वो वापस निकलने नहीं देगा और वो एक बीच में बैरियर के रूप में काम करेगा। इसलिए क्लाउड्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये कुल 4 कंडीशंस हमने पढ़ी है जो ड्यू बनने के लिए ज़रूरी होती है। और ये कंडीशन सारी की सारी आपको मेनली विंटर सीजन में और रेनी सीजन में मिलेगी। और ड्यू पॉइंट क्या होता है, ड्यू पॉइंट होता है फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर का पॉइंट। ठीक है, सपोज कीजिए कि हम लोग काउंट कर रहे हैं, ये जीरो की एक लाइन है और इसके ऊपर अगर हम चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6 से लेकर 10 तक, और इससे नीचे अगर हम चलते हैं तो -1 -2 आता है। तो 0 डिग्री से ऊपर का जो टेम्परेचर होता है, यानी प्लस में जो टेम्परेचर होता है, उसको हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट। और अगर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला जाए वो पॉइंट, तो हम क्या बोलेंगे, वो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे वाला पॉइंट हो गया, तो वो फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। तो ड्यू बेसिकली यही होता है। और जो यहाँ पैराग्राफ में लिखा हुआ है वो लगभग मैंने आपको अपने नोट से ही पूरा क्लियर कर दिया है, तो आप इसको एक बार पढ़ के देख लीजिए।
नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं फ्रॉस्ट पे, यानी तुषार। इसमें बाकी सारी चीज़ें सेम है, पूरी की पूरी जो कंडीशन है वो ड्यू की जैसी ही है। बस इसमें एक चीज़ अलग क्या है कि इसमें जो ड्यू पॉइंट होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट, ड्यू में तो क्या था कि ड्यू पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर था, तभी हमें छोटी छोटी पानी की बूंदें दिख रही थी। लेकिन अगर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला जाए, टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाए, तो क्या होगा, फ्रॉस्टिंग की कंडीशन मिलेगी, यानी तुषार होना। बाकी आइडियल कंडीशन सेम है जो ड्यू में हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो एक बार बुक से भी देख लेते हैं। फ्रॉस्टिंग का जो ये हिंदी में है मैटर, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तुषार वाला पॉइंट ये पूरा यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इस जगह से हम लोग पढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक बार इंग्लिश से रीड कर देती हूँ इसको। फ्रॉस्ट फॉर्म्स ऑन ओल्ड सरफेस, कोल्ड सरफेस व्हेन कंडेंसेशन टेक्स प्लेस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, जब जो कंडेंसेशन होगा वो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे होगा और कोल्ड सरफेस इसके लिए चाहिए। ठीक है, दैट इज द ड्यू पॉइंट इज एट और बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। जो ड्यू पॉइंट होगा वो 0 डिग्री से कम होना चाहिए या 0 डिग्री होना चाहिए। एंड द एक्सेस मॉइस्चर इज डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ मिनिट आइस क्रिस्टल्स, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पानी होगा, जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा, वो किस रूप में जम जाएगा, वो आइस के क्रिस्टल्स के रूप में, जिसको हम बेसिकली क्या कह रहे हैं, फ्रॉस्ट कह रहे हैं, उस रूप में वो जम जाएगा। एंड द आइडियल कंडीशंस आर सेम एज ड्यू, वो सेम कैसे है, ड्यू की जैसे ही है। फिर हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है फॉग एंड मिस्ट। इस चीज़ को पढ़ लेते हैं, पहले नोट से समझा देती हूँ मैं। देखिए, फॉग एंड मिस्ट का मतलब क्या होता है। फॉग का मतलब तो कोहरा, मिस्ट यानी कुहासा। दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। फॉग जो होता है वो बेसिकली क्लाउड के जैसा होता है, एंड फॉग इज रिलेटेड टू साइज ऑफ सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट्स, वाइल मिस्ट इज द सस्पेंशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक वाटर ड्रॉपलेट्स। जो फॉग होता है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं या पानी की जो बूंदें होती है, उनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, और जो कोहरे की बात यहाँ पे हो रही है। और जबकि मिस्ट जो होता है यानी कुहासा जो होता है, उसमें बहुत ही छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं, मतलब माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। इसलिए दोनों में बस इतना ही फर्क है, साइज, पार्टिकल्स का साइज का फर्क है। और जो कुहासा अगर होता है, मिस्ट अगर होता है, तो उसकी वजह से विजिबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है। रोड के ऊपर अगर आपको दूर तक गाड़ियाँ नहीं दिखाई देगी, आपको कुछ मीटर तक भी नहीं दिखाई देगा, तो ये मिस्ट की कंडीशन होती है। दीज अकर वैन ड्यू पॉइंट अबव द फ्रीजिंग पॉइंट। फॉग एंड मिस्ट कब होगा, जब फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ होगा, फ्रीजिंग पॉइंट से, जब ड्यू पॉइंट कहाँ होगा, फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर होगा। ठीक है, तो ये हो गया फॉग एंड मिस्ट के बारे में। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। ये तो टाइप्स हमने पढ़ लिए जो हमें ग्राउंड सरफेस के ऊपर दिखाई देते हैं। इसके बाद में अब हम बात करेंगे उस चीज़ के बारे में जो ग्राउंड सरफेस से ऊपर है, ऊंचाई की तरफ है, जिसका मतलब है क्लाउड्स। ठीक है, अब देखते हैं इसको। क्लाउड इज अ मास ऑफ मिनिट वाटर ड्रॉपलेट्स और टाइनी क्रिस्टल्स। देखिए, हिंदी में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। हिंदी में ये बादलों के बारे में यहाँ चीज़ें लिखी हुई है, मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ इसको, आप यहाँ से ये देख सकते हैं, ये पूरा बादलों के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हाँ, क्लाउड इज अ मास ऑफ मिनिट वाटर ड्रॉपलेट्स और टाइनी क्रिस्टल्स ऑफ आइस फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ द वाटर वेपर इन फ्री एयर एट कंसीडरेबल एलिवेशन। यानी एक फिक्स हाइट के ऊपर, एक पर्टिकुलर हाइट होती है जिस पर ये जो होते हैं ये फ्रीली एक तरीके से सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, पानी की बूंदें होती है जो वहाँ पर मतलब सस्पेंडेड फॉर्म में हमें दिखाई देती है, पानी की छोटी छोटी सी बूंदें होती है ये। और बेसिकली बनती किस वजह से, कंडेंसेशन की प्रोसेस से बनती है, नहीं संघनन से बनती है। ठीक है, अब कंडेंसेशन क्या होता है ये मैंने इससे पहले वाले पार्ट 2 में बता रखा है, तो आप वहाँ पे जरूर इसको देख लेना। ठीक है, हम जो पढ़ रहे हैं आज ये पार्ट 3 है, इससे पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में मैंने चीज़ें समझा दी है, तो वहाँ देख लेना एक बार कंडेंसेशन क्या होता है। एज द क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एट सम हाइट ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ, दे टेक वेरियस शेप्स। जैसा कि हमें पता है कि हम अर्थ सरफेस से जैसे जैसे ऊंचाई पे चलते हैं, वैसे वैसे अलग अलग हाइट पे अलग अलग ऊंचाई वाले बादल जो है वो बनते हैं। ठीक है, और उनका शेप भी अलग अलग होता है। सो अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, अलग अलग हाइट पे बनने वाले क्लाउड्स के बेसिस पे हम इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि मेनली कितने 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सिरस क्लाउड्स यानी पक्षाब मेघ, देन क्यूमुलस यानी कि कपासी मेघ, देन स्ट्रेटस यानी कि स्तरी मेघ, और उसके बाद में आता है निम्बस यानी कि वर्षा मेघ। ये 4 कैटेगरीज बेसिकली यहाँ पे की जाती है। ठीक है, अब इनके बारे में वन बाय वन हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम सिरस क्लाउड्स के बारे में पढ़ते हैं। सिरस क्लाउड्स जो होते हैं, देखिए सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे बनने वाले क्लाउड्स होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे बनने वाले क्लाउड्स कौन से हो गए, सिरस क्लाउड्स हो गए। तो सिरस क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एट हाई ऑल्टीट्यूड्स। हाइट कितनी है, 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पे लगभग, और किलोमीटर में अगर हम बोले तो 8 से 12 किलोमीटर की हाइट पे। ठीक है, इतना हाइट पे ये बनते हैं। दे आर थिन एंड डिटैच्ड
क्लाउड, ये बहुत ही पतली लेयर होती है इनकी, बहुत ज़्यादा पतले और बिखरे हुए टाइप के बादल आपको जो आसमान में दिखाई देते हैं वो यही होते हैं। और फेदरी अपीयरेंस होता है, यानी पंखों के जैसा, वाइट जो फेदर्स होते हैं वैसे देखने में लगते हैं। एंड दे आर ऑलवेज वाइट इन कलर, ये देखने में कैसे होते हैं, वाइट कलर के होते हैं। नेक्स्ट आता है क्यूमुलस क्लाउड्स, ये कौन से होते हैं, कपासी मेघ। कपासी मेघ किस टाइप के होते हैं, क्यूमुलस क्लाउड्स लुक लाइक कॉटन वूल। आपने जो कॉटन का गुच्छा देखा है अगर कभी, तो कॉटन के जैसे ही ये दिखते हैं। एंड दे आर जनरली फॉर्म्ड एट हाइट ऑफ 4000 to 7000 मीटर, यानी 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पे मिलते हैं। किलोमीटर की बात करें तो 4 से 7 किलोमीटर। दे एग्जिस्ट इन पैचेस, यानी ये छोटे छोटे, ऐसा लगेगा आपको बिल्कुल पैचेस में, यानी छोटे छोटे मतलब बिखरे हुए रूप में आपको दिखाई देंगे। और इसके अलावा दे कैन बी स्कैटर्ड हियर एंड देयर, ऐसा लगेगा यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं रुई की गुच्छी की तरह। एंड दे हैव अ फ्लैट बेस, इनका जो बेस होता है, इनका जो आधार होता है वो एकदम चपटा, एकदम बेस लाइक फ्लैट होता है। इसके बाद में बात आती है स्ट्रेटस क्लाउड्स की, यानी कि स्तरी मेघ। ये होते हैं, एज देयर नेम इम्प्लाइज, दीज आर लेयर्ड क्लाउड्स कवरिंग लार्ज प्रपोर्शन ऑफ द स्काई, यानी कि देखने में ऐसा लगता है लेयर के ऊपर लेयर बना दी गई है। तो आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि परतदार बादल कौन से होते हैं, यानी लेयर्ड क्लाउड कौन से होते हैं, तो आपको बता देना है स्तरी मेघ, यानी कि स्ट्रेटस क्लाउड्स होते हैं। और ये आसमान में स्काई का बहुत बड़ा पार्ट ये लगभग कवर करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि स्काई का बहुत बड़ा पार्ट कौन से क्लाउड्स कवर करते हैं, स्ट्रेटस कवर करते हैं। These clouds are generally formed either due to loss of heat और द मिक्सिंग ऑफ एयर मासेस विद डिफरेंट टेम्परेचर। इनके बनने के पीछे एक स्पेसिफिक रीजन होता है। वो रीजन क्या है कि अगर हीट कम हो जाए, उनके अंदर से तापमान कम हो जाए या ऊष्मा जो है वो खत्म होती जाए, तो ये बनते हैं। या फिर दो डिफरेंट नेचर की एयर मासेस, वायु राशियां जब मिलती है तो उसके मिलने से भी ये बनते हैं। अब एयर मासेस क्या होती है, अगर आपको पता है, आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक लाइन में आंसर करके बताइए कि एयर मासेस क्या होती है। इसके बाद में हम लास्ट आते हैं, लास्ट पार्ट पे आते हैं, दैट इज वर्षा मेघ, यानी कि निम्बस क्लाउड्स। निम्बस क्लाउड्स आर ब्लैक और डार्क ग्रे। देखिए नाम से ही हिंदी में पता चल रहा है कि वर्षा मेघ होते हैं। ये वर्षा मेघ यानी कि जो बारिश बहुत ज़्यादा देते हैं वो वाले क्लाउड्स ये होते हैं। तो वर्षा मेघ की वजह से ये बहुत ही कलर के अंदर डार्क या ग्रे आपको दिखाई देंगे। दे फॉर्म एट मिडल लेवल्स और वेरी नियर टू द सरफेस। ये बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं बनते हैं, बल्कि कहाँ मिलते हैं, अर्थ के सरफेस के आसपास ही दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये हो गए। इसके अलावा कलर इनका डार्क होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि कलर डार्क होता है इनका। और दीज आर एक्सट्रीमली डेंस, देखने में बहुत ही घने दिखाई देते हैं और इसी वजह से इनका कलर बहुत डार्क भी दिखता है। एंड ओपेक टू द रेज ऑफ द सन, सन की जो रेज आती है उसके लिए ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, यानी सन की रेज को ये रोक लेते हैं, इतने डार्क इन कलर में होते हैं। समटाइम्स द क्लाउड्स आर सो लो दैट दे सीम टू टच द ग्राउंड, कई बार इनकी हाइट इतनी कम होती है ऐसा लगता है कि अर्थ की सरफेस के बिल्कुल पास में ही है। निम्बस क्लाउड्स आर शेपलेस मासेस ऑफ थिक वेपर, इनका पर्टिकुलर कोई शेप नहीं होता है और ये बहुत ही लाइक ऐसा लगता है कि बहुत ही मोटी लेयर्स होती है इसके अंदर बादलों की। तो ये है सारा कुछ हमने वर्षा मेघ यानी निम्बस क्लाउड्स के बारे में पढ़ लिया। तो ये बेसिकली हमने 4 टाइप ऑफ क्लाउड्स यहाँ पे पढ़ लिए हैं। इसके अलावा अब कुछ चीज़ें और भी है जो आपको जाननी है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 4 बेसिक कैन गिव राइज टू द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। ये 4 कॉम्बिनेशन अभी हमने पढ़े थे, यानी 4 कैटेगरीज हमने पढ़ी है बेसिकली। इसको अगर हम और आगे से आगे डिवाइड करें हाइट के बेसिस पे कि ये चारों जो है वो हाइट के बेसिस पे कितने हैं, तो सबसे हाइट के ऊपर जो मिलते हैं वो है सिरस, सिरोस्ट्रेटस, सिरोक्यूमुलस। ये 3 तो हो गए बिल्कुल हाइट पे बनने वाले, यानी सिरस वर्ड जिसमें लगेगा वो सबसे ऊंचाई वाले बादल हो गए। ठीक है, हिंदी में अगर हम समझे तो पक्षाब स्तरी और पक्षाब कपासी। तो पक्षाब वर्ड जिसमें लग जाएगा, इंग्लिश के अंदर सिरस वर्ड जिस पे लग जाएगा, वो सबसे हाइट वाले बादल हो गए, सबसे ऊंचाई वाले। मिडिल क्लाउड्स कौन से हो गए, ऑल्टो स्ट्रेटस एंड ऑल्टो क्यूमुलस। ऑल्टो वर्ड जिस पे लग जाएगा इंग्लिश में, और हिंदी में स्तरी वर्ड जिस पे लग जाएगा, और कपासी मध्य। ये मध्य वाला जो वर्ड जिस पे लग जाएगा इसका मतलब वो मिडिल हाइट वाले बादल हो गए। देन लो क्लाउड्स कौन से हो गए, स्ट्रेटोन्यूमुलस एंड स्ट्रेटोक्यूमुलस एंड निम्बोस्ट्रेटस। स्ट्रेटस वर्ड जिस पे लग जाएगा, ये न्यूमुलस यानी क्यूमुलस वर्ड जिस पे लग जाएगा, वो क्लाउड्स कौन से हो गए, वो हो गए हमारे लो क्लाउड्स। तो इस तरीके से हम हाइट के बेसिस पे सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाले, फिर मिडिल हाइट वाले और उसके बाद में लोअर हाइट वाले 3 कैटेगरीज में भी इनको डिवाइड कर सकते हैं। ये टेबल अच्छे से लर्न कर लेना भाई, कहीं से भी इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। एनसीईआरटी में एज इट इज दे रखा है, तो अच्छे से इसको लर्न कर लेना। तो ये तो हो गई बात हमारे पास में कंडेंसेशन के टाइप्स की। अब हम आते हैं इस चैप्टर के सेकंड पार्ट पे, जो कि है प्रेसिपिटेशन। इसको हम स्टार्ट करेंगे अगले चैप्टर पे, अगले पार्ट में। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। इससे पहले वाले दोनों पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो अच्छे से एक बार विजिट कर लीजिए, उन वीडियोस को भी देख लीजिए।
और जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं कमेंट सेक्शन में उनका आंसर देना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहे हैं, आपके पास में 1-2 मिनट का समय है और आप जो है चाहते हैं कि आप किसी की हेल्प करें, तो आप ये वीडियोस जो है दूसरे लोगों के साथ में शेयर करके भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए और टेक केयर।